तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट है सिग्निफिकेंट फिगर में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नया मोबाइल लिए हो बेटा? नहीं सर, वो टैबलेट है। पापा काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर। ओके, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर डिस्कस किया था, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऐसा हाँ सर। कुछ डाउट है सिग्निफिकेंट फिगर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। So let us start the error analysis. Errors in measurement. जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक अपनी एक्यूरेट वैल्यू होगी। परंतु जब हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू है वो दर्शा भी सकता है और नहीं भी दर्शा सकता है ना। हम जब उसको आप मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट का जो वैल्यू आएगा, उस क्वांटिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू को शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर वो ट्रू वैल्यू शो नहीं करता है, तो या तो वो ट्रू वैल्यू से कम शो करेगा, नहीं तो वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा शो करेगा। ट्रू वैल्यू मीन्स जो क्वांटिटी की एग्जैक्ट अपनी मेजरमेंट है, अपनी खुद की वैल्यू है उससे। जैसे कि हम मास मापे, ओके, मेरे पास एग्जैक्ट 5 ग्राम की या 10 ग्राम की एक वैल्यू है मास की। जब हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से रख करके, तराजू पे रख करके उसका मेजरमेंट किए, और वो अगर 10 ग्राम एग्जैक्ट मेजर कर लिया तराजू, तो बोलेंगे वो ट्रू मेजर किया। लेकिन अगर वो तराजू 11 ग्राम मेजर कर लिया या 9 ग्राम मेजर कर लिया, तो इसके मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर आ जाते हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो है कुछ ना कुछ एरर के साथ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। उसी एरर को इस टॉपिक में हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली इस टॉपिक का मेन पर्पस यही है कि उसको समझना है, सीखना है। सो while measuring any physical quantity, it may be possible that the measurement may have true value or lesser than true value or greater than the true value.
अगर हम ट्रू वैल्यू जानते हैं तो, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ट्रू वैल्यू उस क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए हमको इस पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है और मेजरमेंट इसका मेजर कर रहे हैं सपोज करो स्केल से, और इसकी लेंथ हमें पहले से नहीं पता है, ट्रू लेंथ इसका नहीं पता है। तो स्केल से जब हम इसको मेजर करेंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गॉज से, तो इसकी जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट उसके ट्रू वैल्यू से या तो कम मेजर हो सकता है या ज्यादा मेजर हो सकता है, या उसका ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट मेजर हो सकता है। और अगर हम ट्रू वैल्यू नहीं जानते हैं तो वी कनट, हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि वो मेजरमेंट एक्चुअली में है कि नहीं, ट्रू वैल्यू के बराबर है कि नहीं। और जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो जब किसी क्वांटिटीज को मेजर करेंगे तो हमेशा उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर इंक्लूड रहेंगे। बहुत बहुत जीरो, मतलब 0.00001% फ्रैक्शन ऑफ एरर उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसी एरर को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इफ, है ना, अगर वो ट्रू वैल्यू से कम मेजर किया, लेस देन द ट्रू वैल्यू, या वो उससे ज्यादा मेजर किया, हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट में एरर है। इफ measuring, if measured meant is less than or greater than the true value, then we say there is some error in measurement. मेजरमेंट में कुछ एरर है। अब ये एरर कितने टाइप से आते हैं, कहाँ से एरर घुसते हैं, कैसे होते हैं? लेट मी सी टाइप्स ऑफ एरर। वैसे तो क्लासिफाई करने जाए तो कई टाइप्स के एरर बन जाएंगे। ब्रॉडली हम इस एरर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन जनरल इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक एरर। वन इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। ये एरर वो होता है जो हम जानते रहते हैं कि ये एरर इस कारण से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एरर वो पार्ट ऑफ, ये जो टाइप ऑफ एरर है ये वो है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि ये एरर इस कारण से है। सो सिस्टेमेटिक एरर इज द एरर whose causes are known, whose causes are known, जिसके कारण हम जानते हैं। और उस कारण को अगर हम जान के उसको अगर हम डिटेक्ट करके उसको हम करेक्ट कर देंगे तो सिस्टमेटिक एरर को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। उस कारण आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। दिस एरर कैन बी minimized completely और पार्शियली, ज्यादातर कंप्लीटली हम इसको रिमूव कर सकते हैं by taking
proper correction. प्रॉपर करेक्शन करके हम इसको पूरी तरह से मिनिमाइज कर सकते। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। जीरो एरर हम लोग पढ़े हैं ना। बैकलैश एरर, ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही बैकलैश एरर भी आएगी, इंस्ट्रूमेंट का ही एरर है। जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट, बैकलैश एरर, है ना। ये बैकलैश एरर हो गया, कैन बी मिनिमाइज्ड कंप्लीटली या फुली, कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको हम लोग बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं इजीली। इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है ये जान करके उसको हम पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। एक प्रकार का सिस्टमेटिक एरर है। समटाइम्स sometimes we ignore some facts during measurement, during मेजरमेंट करने के दौरान हम कुछ फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक वस्तु को ऊपर फेंका, हवा में ऊपर फेंका, और हम चाहते हैं कि यहाँ से वो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम निकालें। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग बेसिकली सिर्फ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं। लेकिन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगता है, परंतु एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा भी दो और फोर्स लगते हैं। वो अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपकी मेजरमेंट परफेक्ट होंगी, अदरवाइज उसके मेजरमेंट में एरर आए। एक फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। जब हम हवा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हवा के द्वारा एक फोर्स उसको रेजिस्ट करता है उसके मोशन। दूसरा एक लगता है बुआंसी फोर्स। अगर कोई बॉडी में कुछ वॉल्यूम है उसको हम अगर हवा में फेंकेंगे तो वॉल्यूम की वजह से उस पर एक बुआंसी फोर्स लगेगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बुआंसी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कंसिडर करके मेजरमेंट कर लेते हैं। तो उस केस में मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलतियां समा जाएंगी। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर, विच, है ना। उसके एरर का कारण हमको मालूम है कि वो कारण क्यों आ रहा है, जिसको हम परफेक्टली उस करेक्शंस को कंसिडर करके उसको ठीक कर सकते हैं। समटाइम्स वी इग्नोर सम फैक्ट ड्यूरिंग मेजरमेंट, लाइक इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। बहुत सारे हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एरर के। एयर रेजिस्टेंस, बुआंसी फोर्स, एटसेट्रा, ड्यू टू विच, जिसके कारण द एरर अकर, है ना। इसके कारण एरर आ जाते हैं और इसको हम जब कंसिडर कर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लेते हैं, बुआंसी फोर्स भी जब हम कंसिडर कर लेते हैं, तो इस एरर को हम पूरी तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं।
ठीक है, तो विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्मूला। एयर रेजिस्टेंस का कंसिडरेशन करके, बायंसी फोर्स को कंसिडर करके हम एक करेक्ट फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे और फिर उसको यूज करके हम उस एरर को करेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर, जिस एरर के बारे में हमको पता रहता है कि इस कारण से एरर घुस गया है। दूसरा जो एरर है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर, ये जो एरर होता है जिसका कारण हमें नहीं पता रहता कि इसका कारण क्या है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रैंडम एरर ना। इसका एरर का कारण नहीं पता, द काउज ऑफ random error is not known, है ना। ये इसका कारण हमको पता नहीं होता कि क्यों एरर आ रहा है मेजरमेंट। इट मे बी इट मे बी ड्यू टू ह्यूमन एरर, मे बी ड्यू टू ह्यूमन एरर। एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल हम लोग के क्लास में भी हुआ था। अन्वेषा ने बताया था कि सर यहाँ चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना। फिर अन्वेषा ने बोला था कि सर जो पहले डिवीजन कोइंसाइड करता है उसको लेते हैं, है ना। था, ऐसा था ना अन्वेषा एक मेजरमेंट में। यस सर। तो ये सारे जो यस है सर। वो क्या है, मेजरमेंट के एरर ही है जो घुस जाते हैं, है ना। कोई बच्चा जो है मेजरमेंट करने के दौरान उसको दिख रहा है कि चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर, थोड़ा सा पांचवा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड करके मेजरमेंट करोगे तो रिजल्ट कुछ आएगा, जब आप फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड करके मेजरमेंट करोगे तो उसका मेजरमेंट कुछ आएगा। तो ये जो अलग अलग मेजरमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है वो ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी टू आदमी वेरी करेगा। ठीक है, सो इट मे बी ड्यू टू ह्यूमन एरर, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, विच में वेरी पर्सन टू पर्सन, विच में वेरी पर्सन टू पर्सन। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। सच एरर cannot be removed totally। इस तरह के एरर को हम पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह के एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय कुछ हम फैक्ट यूज करके। ये जो रेंडम एरर है, इस रेंडम एरर को 100% तो हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम, ये कई तरह के मेजरमेंट में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम क्या, कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें हम खुद देख करके मेजरमेंट लेते हैं, और जैसे कि वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, टाइम मेजरमेंट करना, घड़ी का, है ना। स्टॉप वॉच यूज किया आपने अनिश कभी? स्टॉप वॉच, है हाँ ना, सर। एक बड़ी सी गोल टाइप की घड़ी होती है, स्टॉप वॉच कहते हैं।
तो एक जो यस है, सर। आप मान लिया जाए कि आप दो फ्रेंड कोई एक्सपेरिमेंट करके मेजरमेंट कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से ये पेन को छोड़ेंगे, वैसे तुम घड़ी को स्टार्ट कर दे। ठीक है? तो क्या होगा, आप हमने यहाँ छोड़ दिया, आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद घड़ी को स्टार्ट कर दिया, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही घड़ी को स्टार्ट कर दिया, तब मैंने छोड़ा। पॉसिबिलिटी है इसकी। यस सर। और क्या टाइम काउंट करना है, जैसे ही ये जमीन को हिट करेगा वैसे ही घड़ी को ऑफ कर देना, तो हमको यहां से यहां तक आने का टाइम दर्ज हो जाएगा उसमें। अब घर और जमीन को हिट करने करने वाला था, है ना, कि उसके पहले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ही आपने घड़ी ऑफ कर दिया, या टकरा गया तब घड़ी को आपने ऑफ किया। तो इस तरह की जो रेंडम जो प्रक्रिया होंगी, दैट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एरर, और इस एरर को आप 100% दूर नहीं कर सकते। हम बेसिकली ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार मेजर करते हैं, और फिर उस मेजरमेंट का हम जब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको बहुत हद तक हम उसको कई हद तक मिनिमाइज कर देते हैं, और वो बहुत हद तक ट्रू वैल्यू के करीब आ जाता है। सो इट कैनॉट बी रिमूव्ड टोटली। इट कैन बी, दिस एरर, random error, can be minimized, है ना, by repeating the observations, by repeating the observations a large number of times, large number of times, and taking the mean value of all the observations. ये जो मीन वैल्यू आता है, दिस मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू आता है, द मीन वैल्यू would be very close to, है ना, the true value, very close to the true value of measurement, true value of रीडिंग कह सकते हो, ट्रू वैल्यू ऑफ रीडिंग कह सकते हो। ये ट्रू वैल्यू के काफी काफी एक्यूरेट होता है, दैट इज एक्यूरेट रीडिंग के काफी अप्रोच कर देता है, काफी करीब होता है। तो इस तरह से हम एरर को मिनिमाइज करते हैं। तो ये जो दो प्रकार के एरर हैं, एक तो सिस्टमेटिक एरर है, जिसके कारण हमें पता रहता है, उस कारण को हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर करके उसको पूरी तरह से दूर कर देते हैं। रैंडम एरर, जिसका कारण हमें पता नहीं होता, वो कई वेरियस कारण से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मेजरमेंट में, तो इस एरर को मेन करेक्ट करना जरूरी होता है। और इसका सबसे जो इफेक्टिव तरीका है रैंडम एरर को दूर करने का, कि आप एक ही ऑब्जर्वेशंस कई बार लीजिए, और कई बार लेने के बाद उसका आप एक एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। वो जो एवरेज वैल्यू आएगा, वो एवरेज वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज रहेंगे। उसी को हम ट्रू वैल्यू ही कह देते हैं, या मेजर्ड वैल्यू ही हम उसको कह देते हैं। सो यही है दो प्रकार के एरर। अब आइए हम इस एरर के रिलेटेड कई चीजें पूछी जाती हैं, उसको हम एक एक करके आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ magnitudes of errors in measurement।
ठीक है। तो इसको सीखने से पहले, इसको हम कोई फॉर्मूला देने से पहले एक एग्जाम्पल से आपको हम ये समझाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। सपोज करो कि हम एक बॉल का डायामीटर मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। ठीक है, एक बॉल है मेरे पास, उसका डायमीटर मेजर करते हैं यूजिंग दी स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट क्या होता है जनरल स्क्रू गॉज का? आइनश बताओ बेटा। सर 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर, मतलब कि डेसिमल टू डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करता है मिलीमीटर में। हाँ सर। तो हम इसको यूज करते हैं। और सपोज करो कि हम उसको, एक जो मेरा पास बॉल है, अभी तत्काल समझने के ख्याल से 5 टाइम्स हम उसको मेजर करते हैं। द diameter of a ball was measured 5 times. समझिएगा ये एग्जाम्पल से, इसी एग्जाम्पल में हम सारे फॉर्मूला भी देते चलेंगे और समझते भी चलेंगे कि एक्चुअल घट क्या रहा है इस टॉपिक। टाइम्स यूजिंग स्क्रू गॉज एज फॉलो। एक बार जो उसको मेजर किए तो जो उसका डायमीटर आया, T1 कहे हम उसको, दैट इज 5.27 मिलीमीटर। डेसिमल के 2 प्लेस तक हम इसको मेजर करेंगे बिकॉज आई एम यूजिंग स्क्रू गॉज। दूसरी बार जब हम उसी को मेजर किए, उसी बॉल के डायमीटर को मेजर किए, तो मेरे पास आया 5.30 मिलीमीटर। फिर हम तीसरी बार जब मेजर किए तो उसका आया 5.28 मिलीमीटर। ये हम बस एक डायमीटर मेजर के करके आपको सिखा रहे हैं। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लेकर के आप सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते। जब हम चौथी बार मेजर किए डायमीटर तो आया 5.32 मिलीमीटर। और 5th टाइम जब हम उसको मेजर किए तो आया 5.28 मिलीमीटर। ठीक है, ये 5 टाइम्स जब हम उसको मेजर किए, ये रिजल्ट मेरे पास आया। सो इसमें जो टाइप्स के क्वेश्चंस जो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाते हैं, वो सुनिए क्या क्या। पहला है, फाइंड कीजिए मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर या मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, इसी को हम मेजर्ड डायमीटर भी कहेंगे, मेजर्ड डायमीटर भी कहेंगे, या हम इसी को ट्रू डायमीटर भी कहेंगे। हालांकि ट्रू डायमीटर तो है नहीं, फिर भी हम इसी को मेजर्ड या ट्रू डायमीटर कहेंगे, जो मीन वैल्यू आए। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ये कैसे निकालेंगे अभी सब सीखेंगे फॉर्मूला को देते हुए। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर,
या इसी को आपसे पूछा जाता है एरर इन डायमीटर। एरर इन डायमीटर। चौथा है फाइंड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर इन डायमीटर। अगर आपसे रिलेटिव एरर पूछ दिए या फ्रैक्शनल एरर पूछ दिया, दोनों एक ही है, दोनों एक ही। और लास्ट है फाइंड परसेंटेज एरर, है ना, परसेंटेज एरर इन डायमीटर। परसेंटेज एरर या परसेंटेज परमिसिबल एरर या परसेंटेज परमिसिबल एरर, एक मिनट और भी इसके वर्ड हैं, और परसेंटेज परमिसिबल एरर या परसेंटेज मैक्सिमम एरर इन डायमीटर। कुछ भी निकालना हो तो ऐसे ही निकले। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जो एसोसिएट करके आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे और आपको वो समझकर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक एक करके आप चीजों को सीखते समझते चलिए। जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, हाँ, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो मीन डायमीटर क्या होगा? मीन डायमीटर मतलब आपने जितने बार मेजर किया हुआ है उन सारे मेजरमेंट को आप जोड़ दीजिए। D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D, अगर n टाइम्स अगर आपने मेजर किया हुआ है तो n टाइम्स जोड़ दीजिए और n से उसको डिवाइड कर। समझ में आया अनिश? यस सर। जितनी बार आपने मेजरमेंट किया हुआ है, हमने तो 5 टाइम्स मेजर किया हुआ है, तो 5 टाइम्स के जो भी मेजरमेंट आए सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 10 बार मेजर किए हैं तो 10 मेजरमेंट को जोड़ के 10 से डिवाइड कीजिए, तो इस वैल्यू में क्या आ जाएंगे बताइए? तो एक आएंगे 5.27 प्लस 5.30 प्लस 5.28 प्लस 5.32 प्लस 5.28 अगेन डिवाइडेड बाई, चूंकि 5 टाइम से मेजरमेंट हुआ है तो 5 डिवाइड कर। चलो बताओ, ऊपर का सम करो और बताओ ऊपर के सम कितने मान आए। हम कैलकुलेटर लाते हैं, आप लोग सम करके हमको बताओ। कितने आए हमेशा सम जब किए ऊपर वाले का? Sir, I'm still doing. ओके, डू इट। जो बच्चे कर लेंगे उनको बता देंगे। 5.27 है, 5.30 है, सर 26.45 आ रहा है। ओके, 5.28 है, 5.27 है ना पहला वाला, Sir, प्लस 5.32 है, sir, प्लस 26.45 आ रहा 26.45
डिवाइडेड बाई 5। आप इसको डिवाइड कीजिए। तो ये वैल्यू आ गया कितने? 5.29 आ रहा है। 5.29 मिलीमीटर। 5.29 मिलीमीटर। ओके। अच्छा, एक 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 छोटा सा अजम्पशन हम कर रहे हैं कि ये जो लास्ट वाली डाटा है, ध्यान से सुनिएगा सब कोई, इस बात को ध्यान से सुनिएगा सब कोई। ये जो लास्ट वाली जो डाटा है 5.28, अगर ये 5.28 नहीं होता, मेजरमेंट हम कर रहे और इसका वैल्यू 5.27 होता, तो इसके सम क्या होते बताइए? 1 घटा दिए, क्या लगता है आपको सम क्या होते, बोलो अन्वेषा। Sir, can you repeat? ये जो डाटा है ना, ये जो लास्ट डाटा है 5.28, अगर 5.28 ना होकर के 5.27 होता तो सम क्या आते? रोज कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं बेटा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हमने एक घटा दिया तो आप भी एक घटा दो ना। Okay, in that ओके sense, ओके okay. ओके ओके, तो घटा दिया। ओके, तो ये आ Yes. गया 26.44। चलो ठीक है। अभी आप लोग करेक्ट मत करना, बस समझना कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर तुम 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। उस केस में 5 से डिवाइड करने पर चेक करो क्या आता है। 26.44 को तुम 5 से डिवाइड करो तो आएगा 5.288. 5.288 मिलीमीटर। ये डायामीटर हुआ, है ना आइनेश? हाँ सर, बट 5.288 तो 52.88 आएगा ना। सॉरी सर, 5 5। 5 से डिवाइड किए ना, तुम्हारा तो हाँ सर, सर। दूसरे रिजल्ट आ रहा है। हाँ सर। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये आंसर हो सकता है, मतलब मीन डायामीटर का रिजल्ट क्या हम ये वाला ले सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। नहीं सर, ये नहीं ले सकते। ओके, वेदांग कहाँ गया तुम? यस सर। क्या ये रिजल्ट ले सकते हैं? आपके मेजरमेंट में ऐसे ऐसे बहुत सारे हैपनिंग्स होंगे। सायसा आप बताओ बेटा, इसको हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? सर ले सकते हैं क्या? मिथिलेश जी आप बताइए, ले सकते नहीं ले सकते? तो उसको राउंड ऑफ करेंगे। अन्वेषा आप बताओ, तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं sir. तो जवाब है नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को आप पढ़ो ध्यान से। उसमें लिखा है कि जो बॉल की डायमीटर मेजर की गई है वो स्क्रू गॉस से की गई है, जो कि डेसिमल के 2 प्लेस तक ही वो मेजर कर पाता है। तो आपकी जो रिजल्ट बनेंगे डायमीटर की, वो डेसिमल के 3 प्लेस तक कैसे बन जाएंगे? समझ में आ रहा है सर अन्वेषा? Yes sir. तो आपको इसे डेसिमल के 2 ही प्लेस तक इसको लेना पड़ेगा, बाकी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ करने के नियम जानते हैं, ये आ जाएंगे 5.29। सो इज दिस, दैट इज द मैटर। यहाँ पर यही फैक्ट है जो मुझे बतानी थी कि कभी आपके मेजरमेंट में इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं तो चूंकि ये मतलब कि भाई मतलब लकली मेरे 2 वैल्यू आ गए तो वो मेरा आंसर ही रह गया। लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे तो कभी 3 डेसिमल तक आ गए, कभी 4 डेसिमल तक आ गए, तो आपको उसे राउंड ऑफ करके
जो प्रॉपर डेसिमल तक का प्लेस में आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, उसी डेसिमल प्लेस तक आपको रिजल्ट बनाना। सो इज दैट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आइनेश? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट. You have to find the absolute error in each measurement. What do you mean by the absolute error? Let me see first. B. Absolute error is the absolute error in each measurement is the difference between mean error and that measured value. That measured value. आपको जिस भी मेजरमेंट में, अब जैसे कि देखो ध्यान से, आपने मेजरमेंट किया हुआ है, सब कोई सुनो ध्यान से, आपने पहली बार मेजर किया तो क्या डाटा आया बता? आपने जब इस बॉल की डायमीटर मेजर किया पहली बार तो क्या मेजर किया बताइए आइनेश, आप बताओ फटाफट। सर 5.27 मिलीमीटर। दूसरी बार जब मेजर किया तो क्या आया? 5.30 मिलीमीटर। तीसरी बार मेजर तीसरी किया बार तो 5.28 5.28, और चौथी बार मेजर किया 5.32, पांचवी बार मेजर किया 5. लेकिन जब आप इस बॉल की डायमीटर बोलने की बारी आएंगी तो क्या आप इन पांचों में से कोई एक बोल देंगे? नहीं सर। तो आपको अगर बॉल की डायमीटर तो कोई एक ही होगी, तो बॉल की डायमीटर आपका रिजल्ट क्या होगा? तो बॉल के डायमीटर का रिजल्ट होगा 5.29। क्या होगा? 5.29 मिलीमीटर। 5.29 मिलीमीटर। अन्वेषा समझ में आ रहा है? जबकि हम जब मेजरमेंट किए हैं, देखो यहां कहीं भी 5.29 नहीं है, लेकिन हम अगर फाइनल इस बॉल की डायमीटर बोलने की जब बात होगी तो हम बोलेंगे 5.29। अच्छा, अब देखो, जब हम बॉल की फाइनल डायमीटर बोल रहे हैं 5.29 मिलीमीटर, तो इसका मतलब कि जब पहली बार आप मेजर ये किए हैं तो इसका मतलब गलती मेजर किए। जब आप दूसरी बार मेजर किए हैं तो इसमें भी गलती मेजर किए हैं, ये भी तीसरी बार में आपने मेजरमेंट गलती किया है, चौथी बार में भी मेजरमेंट गलती किया है, पांचवी बार में भी मेजरमेंट आपने गलती किया है। पहली बार में मेजरमेंट आप कम माप लिए हैं, दूसरी बार में मेजरमेंट आप ज्यादा माप लिए हैं, तीसरी बार में भी आप कम मापे, चौथी बार में आप ज्यादा माप लिए, तीसरी बार में, पांचवी बार में आप कम मापे। ये सारी मेजरमेंट प्रक्रियाएं चल रही। तो एक एक मेजरमेंट में जो आपने गलतियां की, उसी गलती को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजर। और इस एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट का कैलकुलेशन हम किसके कंपैरेटिवली निकालते हैं? जो मीन डायमीटर, मीन मेजरमेंट आप निकाले हैं, उसमें इंडिविजुअल मेजरमेंट को आप सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स दी चेंज या एरर, यू कैन से। सो ये एब्सोल्यूट एरर अगर मेजरमेंट करना है तो इट इज द डेल्टा, एक मिनट, is the d mean divided by d measured. D mean by d measurement. This is the formula. ये फॉर्मूला का फॉर्मेट है। और ये आपका, ये जो आपका है
ये जो वैल्यू आया, दिस इज द डी मीन, डाया ऑफ मीन डायमीटर 5.29 मिलीमीटर। तो जैसे कि आप बताइए यहाँ पे डेल्टा D1 मतलब कि फर्स्ट, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, पहली मेजरमेंट में क्या एरर है? ये हो गया डी मीन माइनस D1। व्हाट इज डी मीन? 5.29। व्हाट इज D1? लुक एट हियर, D1 इज 5.27। कितने वैल्यू आ जाएंगे बता? 0.02। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, दूसरी मेजरमेंट में क्या गलती है? तो एरर में जो भी मीन वैल्यू आया है उसमें हम दूसरी मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट, 5.29 माइनस दूसरी मेजरमेंट क्या है? 5.30। घटा दीजिए, बताइए क्या आएगा? माइनस में आएगा ना, 0.01 मिलीमीटर। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, D3 को घटा दीजिए मीन वैल्यू से, 5.29 माइनस D3 क्या है भाई? 5.28 है। ये प्लस में आएगा, ऊपर वाला भी प्लस में आया था, 0.01 मिलीमीटर। सिमिलरली फोर्थ मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ? तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 5.29 माइनस फोर्थ मेजरमेंट क्या है देखिए, 5.32। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस में आएंगे 0.03। लास्ट है एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ मेजरमेंट, 5.29 माइनस फिफ्थ मेजरमेंट देखिए क्या है? 5.28। अगेन इट विल बी प्लस 0.01 मिलीमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा D1, इसको बोलेंगे डेल्टा D2, डेल्टा D3। डी मतलब डायमीटर, याद रखें। डेल्टा D4, ये हुआ डेल्टा D5। D4 डायमीटर। तो आप यहां पर देख कर क्या पता चल रहा है? जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना इनिश? Yes, sir. So you can write it as a note here. Absolute error may be positive और नेगेटिव, और कभी कभी जीरो भी आ सकता है। कभी कभी संयोग से यहाँ पर जीरो नहीं आया, लेकिन कोई और दूसरे मेजरमेंट में इसके वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। हर एक मेजरमेंट में हमने जो जो गलतियां की है वो सारी गलतियां यहाँ पर प्रकट हो रही। चलो अब आगे बताओ, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या निकालनी है? नेक्स्ट क्वांटिटी निकालनी है मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये आपकी एरर मतलब डायमीटर में जो एग्जैक्ट एरर है ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा। इट इज कॉल्ड मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर।
ये क्या होता है? इट इज द पॉसिबल एरर, इट इज द पॉसिबल या मैक्सिमम या परमिसिबल, it is the possible error in mean value found। जो मैंने मीन वैल्यू जो पाया है, ये जो आपकी मीन वैल्यू जो आई है फर्स्ट वाले में, ये जो 5.29 जो वैल्यू आया है, इसमें क्या पॉसिबल एरर घुस सकता है, वही है मीन एरर। और इसको निकालने की क्या पॉसिबिलिटीज है, याद रखिए, जो मैक्सिमम एरर है या परमिसिबल इसको बोलते हैं या पॉसिबल एरर इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? सो इट इज अ फॉर्मूला, इसका है डेल्टा डी मीन इज इक्वल टू डेल्टा डी वन, मैग्नीट्यूड में लेंगे, डेल्टा डी टू मॉडुलस में लेंगे, सबको जो प्लस है उसको भी माइनस बना देंगे, जो माइनस है प्लस है, जो माइनस है उसको प्लस बना देंगे, जो प्लस है उसको प्लस में ही रहेगा, डेल्टा डी फोर डिवाइडेड बाई 5। 5 एरर है तो 5 मिलेगा। सो बताइए क्या वैल्यू आ जाएंगे डेल्टा डी मीन का? 0.02, 0.01, 0.01, 0.03, 0.01, then divided by 5. Now tell me what will be the value of this result, भाग देकर बताइए। तो ऊपर के जब सम करेंगे ना, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8, 0.8 डिवाइडेड बाई 5, ये कितने आ जाएंगे? डिवाइड करो, 0.01 बच गए 3 6, 0.016 मिलीमीटर, 0.016 मिलीमीटर। क्या लगता है, इज इट पॉसिबल टू हैव दिस मच ऑफ एरर while measuring this measurement through the screw gauge? स्क्रू गॉज से जब हम डायमीटर मापते हैं, तो डायमीटर के मेजरमेंट में क्या इतनी एरर पॉसिबल है? क्या डेसिमल के 3 प्लेस तक स्क्रू गॉज माप सकता है आइनस? नहीं सर। तो आपको इसे डेसिमल के 2 प्लेस तक में ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एवरी हाँ टाइम। सर। और आप जब इसका वैल्यू मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा 0.016, एक ऑप्शन रहेगा 0.02। विच वन विल बी द करेक्ट? 0.02। 0.02 करेक्ट हो। सो द एब्सोल्यूट एरर जो आया, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो इसको मीन एरर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन एरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड error in measurement, error in measurement। So d mean या delta d mean you have now 0.02 millimeter। देखो, सोचने वाली समझने वाली बात क्या है, आप जो मेजर किए D1 D2 D3 D4 D5, बताइए इन पांचों में कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है? अन्वेषा, यस सर। इन 5, ये जो 5 मेजरमेंट हुए हैं, इन 5 मेजरमेंट में से कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है?
तो आपका जवाब होगा सर कोई नहीं। एक्यूरेट सर। होता तो बार बार सब एक ही रिजल्ट आते ना। यस सर। तो इनमें से कौन सी रीडिंग जो है, कौन सी डायमीटर, कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। फिर भी हमें एक तो डायमीटर बोलना पड़ेगा बॉल के मेजरमेंट का, तो वो बोलेंगे हम 5.29। अब ये जो 5.29 आप निकाले हैं, वो तो इसी सब मेजरमेंट को यूज करके निकाले हैं, और ये सारे मेजरमेंट क्या है, तो गलत मेजरमेंट है। तो गलत मेजरमेंट से जब आप उसका वैल्यू निकाले हैं, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ एरर घुस जाएगा ना। यस गलत सर। मेजरमेंट से जब आप कोई चीज को कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें थोड़ी ना थोड़ी गलतियां घुसी रहेंगी, गारंटी। वो गलती यस। इसमें कितनी समा गई है, इसमें कितनी गलती समा गई है, वही गलती का वैल्यू अभी हम निकाले हैं। कितनी गलती उस मेजरमेंट में समाया, इतनी गलती उस मेजरमेंट में समाया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये क्या लिखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट सी मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, इसी में एक क्वेश्चन छोटा सा ऐड। राइट डायामीटर with error limit, with right diameter with error limit। डायामीटर आप लिखिए, बॉल की डायामीटर एरर लिमिट के साथ। ये सी वाला पार्ट में आपको जोड़ दें। तो बॉल की डायामीटर आप क्या बोल सकते हैं, तो आप बॉल की डायामीटर बोल सकते हैं डायामीटर ऑफ बॉल, डायामीटर ऑफ बॉल बोलेंगे मीन डायामीटर, मीन डायामीटर प्लस और माइनस एरर इन डायामीटर, एरर इन डायामीटर। मीन डायमीटर जो आपने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, और एरर जो आपने सब एब्सोल्यूट एरर का जब आप एवरेज निकाल लिए, ये दिस इज द डायमीटर ऑफ बॉल रिप्रेजेंटेशन विथ एरर लिमिट। जैसे डाया ऑफ द बॉल क्या होगा, डाया ऑफ बॉल ये हुआ विथ एरर लिमिट, डायमीटर ऑफ बॉल विथ एरर लिमिट। तो बॉल की डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो विथ एरर लिमिट के साथ। बॉल की डायमीटर बताइए कितनी है, 5.29, 5.29 प्लस और माइनस एरर कितना आया 0.02। ये प्लस माइनस क्यों लिखते हैं हम, तो इसका जवाब है कि एरर जो होते हैं वो एब्सोल्यूट या ट्रू वैल्यू से जब हम कम मापेंगे तब भी एरर है, और ज्यादा मापेंगे तब भी एरर है। अब 5 मेजरमेंट को तुम गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ मेजरमेंट जो है वो मीन वैल्यू से कम मापे हुए हैं, कुछ वैल्यू जो है मीन वैल्यू से ज्यादा मापे हुए हैं। जिस बात को आपको एब्सोल्यूट एरर में देखने को मिलेगा कि कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कोई वैल्यू आपके निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हमने हमने जब एरर निकाला तो क्या निकाला, ये सब तो एरर ही है। ज्यादा माप लिया तब भी एरर है, कम माप लिया तब भी एरर है।
तो हमने चूंकि मैक्सिमम एरर निकालनी थी तो हमने सभी को पॉजिटिव साइन यूज कर लिया और 5 से डिवाइड कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम एरर और कॉल्ड पॉसिबल एरर और कॉल्ड परमिसिबल एरर, जिसको हम इतना कहते हैं। इतनी मैक्सिमम तक एरर जा सकती, या आप ज्यादा माप के जा सकती है या कम माप के जा सकती है, लेकिन इतनी एरर जा सकती। सो दैट इज व्हाई हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ प्लस और माइनस साइन। इसका मतलब आप समझिए कि जो बॉल की डायामीटर है वो द डायामीटर ऑफ बॉल, जैसा कि मेजरमेंट हुआ उसके अनुसार, मे बी बिटवीन 5.29 minus 0.02, how much? 5.27 to 5.29 plus 0.02 means 5.31 मिलीमीटर, इतना तक हो सकता। समझ आ रहा है? जो बॉल की डायामीटर है एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा हमें, हाँ हम उस एग्जैक्ट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उस बॉल के डायमीटर हम बस अंदाज लगा सकते हैं कि 5.27 मिलीमीटर और 5.31 मिलीमीटर के ही बीच में बॉल की डायमीटर हो, इससे ना ही कम होगा और इससे ना ही ज्यादा होगा, जैसा मेरे पास 5 मेजरमेंट डाटा है उसके अनुसार। बात समझ में आ रहा है आइनेश? Yes, sir. Now look at the fourth question. What is the relative error? Relative error और fractional error, इसको अगर निकालना, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, इसका फॉर्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाई मीन एरर। मीन एरर, जो आपने मीन एरर निकाला, मीन एरर डिवाइडेड बाई मीन रीडिंग, मीन मेजरमेंट। मीन एरर डिवाइडेड बाई मीन मेजरमेंट, इट इज डेल्टा डी मीन divided by d mean, d mean. So this is the formula format. वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो डाटा डाल के। What is d mean? d mean is 0.02 millimeter. What is d mean? d mean is 5.29 millimeter. और इसको आप डिवाइड कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट आए। ये डेसिमल के कोई भी प्लेस तक हो सकते हैं, ये रेशियो है, ये रेशियो डेसिमल के कोई प्लेस तक हो सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि डेसिमल के 2 ही प्लेस तक आपको जवाब देंगे। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, हम यूज कर लेते हैं। 0.02 डिवाइडेड बाई 5.29, सॉरी ये वैल्यू आया 0.00378, बहुत सारे आ रहे हैं। हम फर्स्ट वैल्यू पिक करते हैं तो ये आ जाएंगे 0.004, और ये मिलीमीटर, इस समय कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज ए रेशियो। तो
रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बस इतना ही कहना है. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल. जो एरर आप निकालते हैं उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाए. फॉर्मूला ऊपर में है, डेल्टा डी मीन डिवाइडेड बाई डी मीन इंटू 100. वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए डाल के. तो आपने तो ये इसका रेशियो निकाला ही है, 0.004 इंटू 100 कर देंगे. ये वैल्यू आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भाई? 0.4%. 0.4%. अगर हम इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और इंट्रोड्यूस करें, एफ राइट diameter with percentage error limit. परसेंटेज एरर लिमिट एक सवाल को मैंने इंट्रोड्यूस किया है. परसेंटेज एरर लिमिट के साथ आप डायमीटर को लिखो. तो कैसे लिखोगे? एफ में डाया विथ परसेंटेज एरर. तो जो डाया है, डाया जो मीन वैल्यू है, जो डाया है उसमें आप प्लस माइनस परसेंटेज एरर इस तरह से लिखेंगे. डाया कितना है? 5.29 प्लस और माइनस 0.4%. You can write like this. तो आप इस तरह से ये जो आपके सामने एक जो प्रॉब्लम आज हमने डिस्कस की है एरर के साथ, नोट किया? नोट किया? हाँ सर. ये तो मैंने सारी जो डाटा डिटेलिंग है उसके अनुसार एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया. नॉर्मल क्वेश्चन आपको क्या देता है, ध्यान से समझो. प्रॉब्लम कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए length of a pencil is 22 plus or minus 0.1 millimeter. 22 plus minus 0.1 millimeter ऐसा दिया हुआ है. 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट.
हम थोड़ा सा इसको लेंथ नहीं डायामीटर ऑफ द पेंसिल ले लें. मेजरमेंट ऑफ डाया ऑफ पेंसिल इज 20 क्यों ले भाई 12.02 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर. ऐसा कुछ डाटा दिया. Find the percentage error in diameter. Find percentage error in dia of pencil. ठीक है. परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर में आपको वो वाली सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है कितने डेसिमल तक मेजरमेंट हुआ है. वो एक रेशियो है. वो रेशियो कोई भी वैल्यू के हो सकता. मीन वैल्यू निकालने में ध्यान रखनी है. मीन एरर निकालने में ध्यान रखनी है. एब्सोल्यूट एरर निकालने में ध्यान रखनी. तो आप यहां पर बताइए तो जो लेंथ आपको दिया हुआ है 12.02 प्लस और माइनस 0.02. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए, ये जो आपकी रीडिंग दी हुई है इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जो पेंसिल की लेंथ है, लेंथ नहीं डाया है ना, पेंसिल की डायामीटर है, वो डायामीटर पेंसिल की कई बार मापी गई होंगी. और उन सब कई बार को मान लो कई बार मापी गई होंगी. उन सब का जब हम एवरेज वैल्यू निकाले होंगे तो वो एवरेज वैल्यू आया है 12.02. दिस इज द मीन डायामीटर. फिर इस मीन डायामीटर के साथ इंडिविजुअल डायामीटर का हम जब एब्सोल्यूट एरर निकाले होंगे और सारे एब्सोल्यूट एरर का जब हम मॉडुलस लेकर के उसका मीन निकाले होंगे, वो मीन वैल्यू ये आया हो. दिस इज द मीन एरर. Okay. This can be taken as measured value और इसको बोलेंगे एरर इन मेजर्ड वैल्यू. परसेंटेज एरर निकालना तो बड़ा इजी है. आपको ये समझना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली है क्या, कहां से ये आया है, कहां से प्रकट हुआ है, इसकी ओरिजिन क्या है. So you can consider it as dm and you can consider it as delta dm. परसेंटेज एरर निकालना तो बहुत इजी है. परसेंटेज एरर इन डाया एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू इनटू 100. एरर आपका हो गया 0.02, मीन वैल्यू हो गया 12.02 इंटू 100. देखिए तो डिवाइड करके कितने आए 0.02 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.0.16638 वो सारे हैं. हम इसको 2 डेसिमल तक लेते हैं 0.17%. This you can take it as a answer.
समझ में आया? इसी तरह से जब हम किसी मास को मापेंगे, मास की रीडिंग कुछ इस तरह से दी हुई हो, तो हम समझेंगे कि ये जो पहला वाला जो रीडिंग है वो उस मास को कई बार जब मापा गया होगा तो उसका जो एवरेज वैल्यू आया वो ये है। और हर एक मेजरमेंट में क्या क्या एरर पॉसिबल हुआ, उस सारे पॉसिबल एरर का जब हम मॉडुलस लेकर के उसका जब मीन वैल्यू निकाले, वो मीन वैल्यू आया। ये आपको रीडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए समझना है। सो दिस इज द एरर एनालिसिस। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी हम बस एक एरर रिप्रेजेंट किया, डायामीटर में क्या एरर है बस, है ना, लेंथ में क्या एरर है बस, एक मेजरमेंट किया उसमें एरर है। इसी तरह से अगर हम मान लो कि आपके पास ये, ध्यान से देखो, आपके पास ये एक मास है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। सपोज करो कि आपके पास एक ये मास है, एक ये दूसरा मास है, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरियां हैं R। और हमें इन दोनों के बीच फोर्स निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सबको पता है इसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज G m1 m2 डिवाइडेड बाई R², जहां पे G जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऐसा यूनिट। लेकिन जब आपको अगर ये फोर्स निकालना है तो आपको क्या क्या मेजरमेंट करना हो, बताओ आइनेस। सर आपको ये मास मेजर करना होगा, हाँ सर, और रेडियस। ये m1 मेजर करना होगा, इस यस सर। m2 को मेजर करना होगा, और इस बीच की दूरी को मेजर करना। इट इज नॉट रेडियस, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू masses। ओके सर। So to calculate the force, we have to measure mass m1, mass m2 and distance between these two masses। तो क्या लगता है जब हम मास को मेजर करेंगे तो जो मेजरमेंट हम करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा? नहीं आएगा ना, उसमें एरर आएंगे। हाँ सर। उसमें जब एरर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए m1 को हम कई बार में मेजर करेंगे, इसको हम 5 टाइम्स मेजर करेंगे मिनिमम, इसको भी हम 5 टाइम्स मेजर करेंगे मिनिमम, और इसको भी हम 5 टाइम्स मेजर करेंगे। तो जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा इस तरह के डाटा के साथ, इस तरह के डाटा के साथ इसका मेजरमेंट आएगा, आएगा ना। हाँ सर। इसके मान लो हम एक मेजरमेंट लिए और इसका वैल्यू आया सपोज 20 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम। इसका मेजरमेंट किए, इसका मेजरमेंट आया 30 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम। डिस्टेंस मेजर किए, डिस्टेंस मेजरमेंट करके आया 20 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो क्या m1 में एरर है कि नहीं है? एरर है, m1 मास में एरर है ना, m2 मास में भी एरर है।
और ये जो डिस्टेंस मेजर किए हैं उस डिस्टेंस में भी एरर है। तो जब हम इस एरर के साथ इस मास का वैल्यू m1 m2 और r रखेंगे तो फोर्स में भी एरर आएगा, और फोर्स के एरर में सबके एरर समाये रहेंगे, m1 के भी एरर समाये रहेंगे, m2 के भी एरर समाये रहेंगे और r के भी एरर समाये रहेंगे। जब हम एरर के साथ के वैल्यूज को मेजर करेंगे तो उसके कंबाइंड एरर बन जाएंगे। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हमें यहाँ स्टडी करना। ठीक है, चलिए इसको हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि इट विल टेक अ टाइम, और इसमें हम कई टाइप्स के कॉम्बिनेशन करेंगे। एनीवे, यहाँ आप एक छोटा सा नोट कर लो। More the number of observations, more the number of observations, है ना, minimum will be the error in measurement. And more accurate will be the reading. रीडिंग जो है उतना ज्यादा एक्यूरेट हो। जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, जैसे कि अभी हमने एक जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम में हमने बॉल की डायमीटर कितने टाइम्स मापी है? बोल आइनस, बता कितना बार मापा है हमने? 5 बार? सर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मेजर किया है। क्या लगता है अगर हम इसको 10 टाइम्स मेजर करते, अगर हम इसको 10 टाइम्स मेजर करते तो क्या यही रिजल्ट आता? 5.29 या कुछ चेंज हो सकते थे? सर चेंज होता। चेंज हो सकते थे। हाँ सर। हाँ, ये चेंज हो जाते हैं। और ये जो मीन एरर आया, ये जो आया है, ये जो आया है, ये भी चेंज हो जाते हैं। आगे मीन एरर, ये भी चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है। और इनफैक्ट इसका जो रिजल्ट आता वो अभी जो आया है 0.02 मिलीमीटर एरर, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 टाइम्स ऑब्जर्व करने पर इसका एरर कम आता। 20 टाइम्स अगर आप मेजर करते तो और वैल्यू इस मीन का कम आता। जितनी बार आप जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, जो एरर आएंगे वो कम आएंगे। लेसर विल बी दी एरर, मिनिमम विल बी दी एरर, एंड मोर एक्यूरेट विल बी दी रीडिंग। ठीक है, जितनी कम आपकी एरर होंगी उतना ज्यादा रीडिंग एक्यूरेट होगा, ये बात ध्यान रखना। और एरर कम करने के लिए हम बस एक मेरे पास सिद्धांत है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम ज्यादा लेंगे। एक साइंटिस्ट का नाम है मिलिकन, आप लोग नाम सुनेंगे आगे, अभी पढ़े नहीं होंगे। मिलिकन ने, है ना, घरेलू बर्तन यूज करके और घर में जो बैटरी वगैरह होता है उसको यूज करके, बर्तन के थाली में छेद करके उसमें सरसों का तेल डाल के और बैटरी लगाकर, जो घर में हम लोग का उपकरण है, लगा करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज मेजर की थी। बात समझ रहे हैं? और उन्होंने एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी को प्रूव किया था कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी।
and the minimum value of charge, that is equal to the electron, will have value 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. और जानते हैं उस मेजरमेंट को उन्होंने जब परफॉर्म किया था तो एक मेजरमेंट को वो 1000 बार मेजर किए थे, 1000 टाइम्स। बात समझ रहे हैं? 3 इयर्स का उन्होंने समय दिया था बस सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में, 1000 टाइम्स मेजरमेंट कर करके। तो 1000 टाइम मेजरमेंट करने का पर्पस बेसिकली क्या है? जितना टाइम्स हम ज्यादा उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, एरर की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। और उनकी इस मेहनत को देख के उनको नोबेल प्राइज मिला था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। समझे? तो हम लोग बेसिकली 5 बार, 10 बार, मैक्सिमम 20 बार, तो नॉर्मली जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो डेमोन्स्ट्रेटर है लेबोरेटरी के, वो बोलते हैं मिनिमम 20 टाइम्स मेजर करना चाहिए। ठीक है? तो आप जितना बार ज्यादा मेजरमेंट करेंगे उतनी एक्यूरेट आपको रीडिंग मेजरमेंट का मिलेगा, एरर उतना ही कम मिलेगा। So well, it is all for the day. We will continue next class. आप लोगों की कल टेस्ट है, मैंने आपको पहले बोला हुआ है। ओके, टेस्ट में आपको वेक्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे और वर्नियर कैलिपर्स के रहेंगे और स्क्रू गॉस के रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 45 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, है ना? क्वेश्चंस जैसे आपको मिला था बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, और आपको बनाकर हमें अपनी आंसर की हमें भेजनी है 1 by 1। ठीक है? और मैंने शायद उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेजा हुआ है। आई थिंक वेक्टर्स में 50 क्वेश्चन शायद भेजा हुआ है, और वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गॉज में शायद 30 क्वेश्चंस भेजा हुआ है। तो बस आप वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी टेस्ट बहुत अच्छी चली जाएगी। ठीक है? टेस्ट का मेन पर्पस ये होता है कि जो जो भी टॉपिक हम लोग फिनिश कर रहे हैं वो इतना अच्छा से फिनिश्ड हो कि वापस फिर उस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है? सो वेल, इट इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोग अपना टेस्ट परफॉर्म कीजिएगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.